हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आ चुका हूं एक बेहतरीन बुक समरी लेकर। इस वीडियो के देखने के बाद आप जरूर कुछ अच्छी बातें सीखेंगे। तो स्वागत है आपका हिंदी बुक समरी यूट्यूब की परिवार में। और भी हिंदी बुक समरी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक समरी से जुड़े रहे। तो शुरू करते हैं आज की समरी। आपने ये बात कई बार सुनी होगी ना कि हमारी लाइफ को कोई और ड्राइव कर रहा है। वो एक्चुअली कोई और ड्राइव कर ही रहा होता है, पर उसके पीछे का बेसिक रीजन ये होता है कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं, हमारा माइंड उसी अकॉर्डिंग सोचने लगता है और जनरली ये कंपेयर कर रहा होता है। उस कंपैरिजन की वजह से या तो हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं या फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं, और दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस हमारी लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते। या हमें डिससेटिस्फाइड बनाते हैं या हमसे गलत काम करवाते हैं। अगर हम डिससेटिस्फाइड हैं तब भी हम खुश नहीं रह सकते, और अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो भी हम खुश नहीं रह सकते। और अगर हम खुश ही नहीं हैं तो इसका एक मतलब और भी निकलता है कि हम वो नहीं कर रहे जो हम करना चाहते हैं। हमारा माइंड हमारे बॉडी ऑर्गन्स की वजह से जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, इनके चक्कर में पड़ करके उलझ गया है और वो नहीं करने दे रहा है जो वाकई में हम करना चाहते हैं। बहरहाल थोड़ा सा इंट्रिग सा था। तो आज की बुक समरी है हैप्पीनेस इक्वेशन, जिसे लिखा है नील पसरीचा ने। हैप्पीनेस इक्वेशन कहता है वांट नथिंग प्लस डू एनीथिंग इज इक्वल टू हैव एवरीथिंग। इसका मतलब है कि खुद से सेटिस्फाइड रहना और वो करना जो आपको पसंद है, जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है। इस समरी में आप इस लेवल तक पहुंचने के लिए कई सीक्रेट्स जानेंगे, और यकीन मानिए ये सीक्रेट्स आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देंगे। आप प्रैक्टिकल टिप्स और स्टोरीज के बारे में भी जानेंगे जो आपको मोटिवेट और इंस्पायर करेंगी। आपको एहसास होगा कि आप कितने खुशकिस्मत हैं जो अभी तक जिंदा हैं। अगर आप संतुष्टि, आजादी और सच्ची खुशी चाहते हैं तो इस समरी को जरूर पढ़िए और सुनिए। द हैप्पीनेस इक्वेशन के ऑथर नील पसरीचा एक एंटरप्रेन्योर, पब्लिक स्पीकर और पॉडकास्टर हैं। इसके अलावा वो इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हैप्पीनेस के फाउंडर भी हैं, जो वर्क प्लेस में हैप्पीनेस को प्रमोट करने का काम करती है। नील 2 बुक्स के ऑथर भी हैं, द बुक ऑफ ऑसम और यू आर ऑसम। उनके पॉडकास्ट का नाम है 3 बुक्स विद नील पसरीचा। उनके टेड टॉक को अब तक 3 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, द हैप्पीनेस इक्वेशन, ओनली ऑन गीगल। क्या आप रोज रोज काम पर जाने से बोर हो चुके हैं? क्या आप बोर और उदास महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका हर दिन एक जैसा गुजर रहा है और लाइफ में करने के लिए कुछ नहीं है? अगर ऐसा है तो ये समरी आपके लिए है। लेकिन खुश रहने के लिए ठोस और प्रैक्टिकल तरीके हैं। आप उन्हें डेली अप्लाई करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इस समरी में आप हैप्पीनेस जनरेट करना, क्रिटिसिज्म से डील करना, लाइफ से सेटिस्फाइड और खुश रहना सीखेंगे। आपको एहसास होगा कि आप डेली खुश रह सकते हैं और एक लंबी, हेल्दी और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। मगर ये कैसे किया जा सकता है? तो ये जानने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं ये सफर इस पहले चैप्टर के साथ, बी हैप्पी फर्स्ट। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि सक्सेसफुल होने और खुश रहने के लिए आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है: बड़े काम से बड़ी सक्सेस मिलती है, जिससे खुशी मिलती है। कई लोग मानते हैं कि आपको खूब मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे ग्रेड्स लाने चाहिए और तब आप खुश रह पाएंगे, या आपको ओवरटाइम करना चाहिए, तब आपको प्रमोशन मिलेगी और तब आप खुश रहेंगे। लेकिन ये मॉडल अब टूट चुका है। एक बार हमारा गोल अचीव हो जाए तो हम एक नया मॉडल सेट कर लेते हैं। हम लगातार अगली डिग्री, अगला प्रमोशन या अगले अचीवमेंट के लिए काम करते रहते हैं। हम सक्सेस के बाद सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन तब भी हमें खुशी नहीं मिलती। तो क्यों ना हम इस फॉर्मूला को एडिट कर दें, ताकि खुश रहना हमारी लाइफ की पहली प्रायोरिटी बन जाए। फिर नया फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा: खुश रहने से ही ग्रेट वर्क होता है जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। अगर आप खुश हैं तो आप काम को एंजॉय करेंगे और बढ़िया काम भी करेंगे। आपको खुद के बारे में अच्छा महसूस होगा और आप काम करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट होंगे। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने एक बार एक रिपोर्ट पेश की कि जो लोग खुश रहते हैं वो बाकियों से 3 गुना ज्यादा क्रिएटिव
31% ज्यादा प्रोडक्टिव और सेलिंग में 37% ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। तो खुश रहने के लिए आपको पहली चीज क्या करनी चाहिए? आपको हैप्पीनेस जनरेट करनी होगी, यानी खुशी पैदा करनी होगी। चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आप खुश रहें। जैसा कि विलियम जेम्स कहते हैं, ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ये है कि एक इंसान अपना एटीट्यूड चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, बस हमारी सोच उसे ऐसा बना देती है। इंसान के लिए खुश रहना इतना मुश्किल क्यों है? इंसान नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हजारों सालों से जिंदा रह पाया है। हमारे पूर्वज हमेशा भूख और शिकारियों के खतरे से जूझते रहे। अगर उनके पास खाना और सेफ्टी नहीं होती तो वो जिंदा नहीं बच पाते। ये नेगेटिव थिंकिंग अगर नहीं होती तो हम भी शायद बहुत पहले लुप्त हो चुके होते। लेकिन ये नेगेटिव थिंकिंग अभी तक हमारे ब्रेन में प्रोग्राम्ड है। चाहे बेशक हमारे पास काफी मात्रा में खाना और सुरक्षा दोनों हैं, चाहे हमारी जिंदगी को कोई खतरा ना हो, तो भी हमारा ब्रेन प्रॉब्लम को ढूंढता रहता है। तो इस नेगेटिव थिंकिंग का हम क्या कर सकते हैं? ये हमारे एटीट्यूड और उन चीजों को जानने पर डिपेंड करता है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि अपने एटीट्यूड को चेंज करने की ताकत इंसानी आजादी का हिस्सा है। फ्रैंकल एक साइकोलॉजिस्ट थे जो नाजी कंसंट्रेशन कैंप में विक्टिम रह चुके थे। उन्होंने पाया कि जो कैदी बच गए थे उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड था और उन्होंने कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। एटीट्यूड पैसे, एजुकेशन, अपीयरेंस या स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसी कंपनी, घर या फ्रेंडशिप को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हमारे पास हर दिन अपना एटीट्यूड चूज करने की पावर होती है। हम बीते हुए कल को नहीं बदल सकते, हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन जो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है हमारा एटीट्यूड। सोंजा ल्यूबोमिर्स्की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर और द हाउ ऑफ हैप्पीनेस बुक की ऑथर हैं। उन्होंने पाया कि हमारी खुशी का 10% हमारी जिंदगी के हालात पर डिपेंड करता है और बाकी का 90% हमारे एटीट्यूड पर कि उन हालातों के प्रति हम कैसे रिएक्ट करते हैं। यानी हैप्पीनेस का 10% हमारे हालात या सिचुएशन पर और 90% हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो जरा सोचिए, आपकी खुशी का सिर्फ 10% ही आपके मौजूदा हालात से जुड़ा होता है, जैसे कि आपकी जॉब, आपका मैरिटल स्टेटस या इनकम और हेल्थ वगैरह। बाकी 90% आपके एटीट्यूड यानी कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपनी डेली लाइफ में खुश रहना चाहते हैं या नहीं। ये एक ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में है। यहां हम आपको 6 इफेक्टिव तरीके बता रहे हैं जो आपको हमेशा खुश रहने में मदद करेंगे। आप 2 हफ्तों तक इन टिप्स में से कोई एक लगातार ट्राई करके देख सकते हैं। आपको फर्क खुद पता चल जाएगा। याद रखें कि आपको सक्सेस पाने और बेहतर परफॉर्म करने के लिए खुश रहना होगा। ये 6 टिप्स अप्लाई करने में इजी हैं। फर्स्ट, हफ्ते में कम से कम 3 बार वॉक करें। रिसर्च बताती है कि जो लोग फिजिकली ज्यादा एक्टिव होते हैं वो ज्यादा एक्साइटमेंट और जोश फील करते हैं। जिस दिन लोग एक्सरसाइज करते हैं उस दिन ज्यादा खुश रहते हैं। आपको वेट्स उठाने या पुशअप्स करने की जरूरत नहीं है, बस 30 मिनट जल्दी जल्दी वॉक करना ही काफी है। अपनी खुशी बढ़ाने के लिए ऐसा हफ्ते में 3 दिन करें। सेकंड, 20 मिनट का रिप्ले करें। इसका मतलब है कि उन अच्छी चीजों के बारे में लिखना जो आपके साथ डेली 20 मिनट हुई हैं। इससे आपको खुशी मिलेगी क्योंकि जब आप उसे लिखने के बाद पढ़ेंगे तो आपको फिर से वही पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा। 20 मिनट का ये रिप्ले आपको अपनी लाइफ में अच्छे लोगों और अच्छी चीजों को याद रखने में मदद करेगा। थर्ड, हफ्ते में कम से कम 5 बार कोई भी भलाई का काम करें, जैसे कि अपने कलीग को थैंक यू नोट लिखना, किसी बुजुर्ग पड़ोसी की मदद करना या बच्चों में कुकीज बांटना। यूं ही भलाई के काम करना बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि यह आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराता है। हैप्पीनेस जनरेट करने का 4th टिप है कि आप फ्लो के स्टेट में रहें। यह तब होता है जब आप किसी काम में इस हद तक डूब जाते हैं कि आपको टाइम बीतने का पता ही नहीं चलता।
फ्लो का मतलब है कि आप उस एक्टिविटी को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसे करने में आपको खुशी मिलती है। 5th टिप है डेली 2 मिनट मेडिटेशन करना। जो लोग डेली मेडिटेट करते हैं उनके ब्रेन स्कैन से यह पता चला है कि उनके ब्रेन का जो पार्ट सेल्फ अवेयरनेस और हमदर्दी से जुड़ा होता है वो साइज में बड़ा हो गया है और जो पार्ट स्ट्रेस से जुड़ा है वो छोटा हो गया था। इसीलिए ये चीज साबित होती है कि लोग डेली मेडिटेशन करके अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं। और लास्ट में आप 5 ग्रेटिट्यूड के जरिए भी हैप्पीनेस जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप उन 5 अच्छी चीजों के लिए शुक्रगुजार हैं जो डेली आपके साथ होती हैं। आप इसे अपने जर्नल या ब्लॉग में भी लिख सकते हैं। 5 चीजों के लिए डेली शुक्रगुजार होना आपको ज्यादा खुश और हेल्दी बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप डेली खुश रह सकते हैं। ये बात साबित हो चुकी है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले लोग ज्यादा लंबी और हेल्दी लाइफ जीते हैं। याद रखें, खुशी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपकी जिंदगी के हालात कैसे हैं, बल्कि इसका लेना देना इस बात से है कि आप सिचुएशन को कैसे देखते हैं और उसके प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं। इसीलिए सबसे पहले खुश रहना सीखें। नेक्स्ट चैप्टर है डू इट फॉर यू। अभी आपके गोल्स क्या हैं? क्या आप अपनी डिग्री पूरी करना चाहते हैं या आप प्रमोशन पाना चाहते हैं? क्या आप एक बेहतर सैलरी वाली जॉब की तलाश में हैं? गोल सेट करने के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एक गोल अचीव कर लेने के बाद आपको तसल्ली नहीं मिलती और आप अगला गोल सेट कर लेते हैं। इस केस में आपके पास एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। आप पैसा, नाम और शोहरत पाने के लिए सक्सेस चाहते हैं या आप दूसरों के लिए कर रहे हैं। यही वजह है कि जब आपको नेगेटिव कमेंट या क्रिटिसिज्म मिलता है तो आपको बुरा लगता है। खुशी का सीक्रेट यही है कि जो भी आप करें अपने लिए करें और इसीलिए आपके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा काम करना जो आपको पसंद है। इसमें आप बदले में कोई रिवॉर्ड नहीं चाहते हैं और उस एक्टिविटी को करना ही आपके लिए रिवॉर्ड होता है। स्टडीज से पता चला है कि जब लोग रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं तो इस एक्टिविटी में उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में 70 राइटर्स को 3 ग्रुप में बांटा गया और उन्हें पोएम लिखने को कहा गया। फर्स्ट ग्रुप को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दी गई, जैसे कि पैसे कमाने का लालच, प्रोफेसर को इंप्रेस करना या ग्रेजुएशन स्कूल में जाना। सेकंड ग्रुप को इंट्रिंसिक मोटिवेशन दी गई, जैसे कि खुद को एक्सप्रेस करने का मजा और वर्ड्स के साथ खेलना। थर्ड ग्रुप को कोई मोटिवेशन नहीं दी गई। जज ने उनके पोएम को पढ़ा और इवैल्यूएट किया। सबसे लो क्वालिटी का पोएम फर्स्ट ग्रुप का था, जिन्हें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दी गई थी। बेस्ट पोएम उन राइटर्स ने लिखी जिन्हें इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिली थी। उन्हें पोएम लिखने में मजा आया था, जिसके कारण उनका काम बहुत अच्छा हुआ था। अगर आप बढ़िया परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको वो काम खुद के लिए करना चाहिए। इस बुक के ऑथर नील पसरीचा के पास एक बार एक क्लाइंट आए जो हार्वर्ड में प्रोफेसर थे। चलिए मान लेते हैं कि उनका नाम चार्ल्स है। हार्वर्ड में प्रोफेसर होने के नाते उनके पास बैचलर और मास्टर्स की डिग्री थी। हार्वर्ड के प्रोफेसर को 6 फिगर वाली सैलरी मिलती है और वो कंसल्टेंट और स्पीकर्स के तौर पर हायर किए जाते हैं। हालांकि नील के क्लाइंट चार्ल्स ने कहा था कि वो खुद को फेलियर समझते हैं। अब ये सुनकर नील बहुत हैरान हुए। चार्ल्स जैसा हार्वर्ड का प्रोफेसर लूजर कैसे हो सकता था? असल में चार्ल्स अपने कलीग्स के साथ खुद को कंपेयर करते थे। उनके एक कलीग थे जिसे नोबेल प्राइज मिला था और दूसरे कलीग ने 1 दर्जन बुक्स लिखी थी। चार्ल्स खुद को उनसे कम समझते थे और मानते थे कि वो कभी वो सब अचीव नहीं कर पाएंगे जो उनके कलीग्स के पास है। अब जरा सोच कर देखिए, चार्ल्स की सैलरी बहुत अच्छी है, उनके पास पीएचडी की डिग्री और एक सक्सेसफुल करियर है, फिर भी वो खुद को लूजर समझते हैं। तो चार्ल्स जैसे लोगों को खुद में क्या बदलाव लाने की जरूरत है? इसका जवाब है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम आपको एक टूल के बारे में बताते हैं जो आपकी हेल्प करेगा। इसे कॉन्फिडेंस बॉक्स कहते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक स्क्वायर है जिसके चारों हिस्से बराबर बराबर हैं। नीचे वाला राइट हिस्सा घमंड के लिए है। यह उन लोगों को दिखाता है जो खुद के बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं पर दूसरों को अपने से कम समझते हैं। ये वो लोग होते हैं जो खुद के बारे में अच्छा फील करने के लिए दूसरों के सिर पर पैर रखने से भी बाज नहीं आते।
ऊपर के लेफ्ट हिस्से में इनसिक्योर लोग आते हैं। ये खुद को लेकर लो ओपिनियन रखते हैं, लेकिन दूसरों को अपने से बेहतर समझते हैं। यही वो पॉइंट है जहां पर आपको लगता है कि बाकी लोग आपसे ज्यादा बेहतर हैं। नीचे वाला लेफ्ट हिस्सा सिनिकल लोगों या उन लोगों के लिए है जो हमेशा नुक्स यानी कि कमियां निकालते रहते हैं। वो अपने और दूसरों के बारे में लो ओपिनियन रखते हैं। ये बस नेगेटिव सोच रखते हैं। ये तब होता है जब आपका दिन बुरा जाता है और आप सिर्फ नेगेटिव चीजें देखते हैं। आपका मकसद होना चाहिए ऊपर वाले राइट हिस्से में होना, क्योंकि यही वो जगह है जहां आप वाकई में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। यहां आप अपने और दूसरों के बारे में हाई ओपिनियन रखते हैं। आप खुद को प्यार करते हैं और दूसरों के लिए भी अच्छी सोच रखते हैं। ऐसा करने के लिए आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा। आपको अपनी असलियत छुपाने या शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दीजिए। जरूरी बात यह है कि आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं और खुद से प्यार करते हैं। दूसरों को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यह बात आप इस स्टोरी से सीख सकते हैं। एक बार बुद्ध एक छोटे से गांव में गए। वहां उन्हें एक ब्राह्मण मिला जिसने उन्हें कहा कि उन्हें लोगों को शिक्षा देने का कोई हक नहीं है। ब्राह्मण ने बुद्ध को कहा कि तुम भी दूसरों की तरह मूर्ख हो, तुम एक ढोंगी हो। बुद्ध बस मुस्कुरा दिए और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बुद्ध को इस तरह चुपचाप मुस्कुराते देख ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया। उसने बुद्ध से कहा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे पास मेरी बात का जवाब नहीं है? फिर आखिरकार बुद्ध ने जवाब में कहा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे रिश्तेदार, दोस्त और साथी तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आते हैं? ब्राह्मण ने कहा, हां आते हैं। बुद्ध ने पूछा, अच्छा तो क्या तुम उनके घर आने पर उन्हें भोजन और पानी देते हो? ब्राह्मण ने कहा, हां देता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर मेहमान तुम्हारा भोजन पानी स्वीकार न करे तो उस भोजन और पानी पर किसका अधिकार होगा? तो ब्राह्मण ने कहा, अगर वो स्वीकार न करे तो वो भोजन और पानी मेरा ही रहेगा। बुद्ध ने जवाब दिया, हां, इसी तरह मैं तुम्हारे क्रोध और कड़वे शब्दों को अस्वीकार करता हूं, तो वो सब तुम्हारा ही हुआ ना? ब्राह्मण ये सुनकर अवाक रह गया। उससे कुछ बोलते न बना। उसे बेहद क्रोध आ रहा था, पर वो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को किसी इंसान या किसी चीज पर नहीं निकाल सका। बुद्ध ने आगे कहा, मैं तुम्हारा अपमान अस्वीकार करता हूं ब्राह्मण, ये सब तुम्हारा है। अगर तुम मुझ पर क्रोधित हो और मुझे अपमान महसूस नहीं हो रहा है तो ये सारा क्रोध वापस तुम्हें ही मिलेगा। इसीलिए तुम अकेले ऐसे इंसान होगे जो नाखुश होगा और इस प्रोसेस में तुम खुद को ही दुख पहुंचाओगे। दर्द को रोकने के लिए आपको अपने गुस्से पर लगाम लगानी होगी और उसे प्यार से बदलना होगा। कोई भी इंसान जो अपमान करने वाले का अपमान करता है वो भी उसके जैसा ही तो हुआ ना। लेकिन मैं ऐसा करने से इनकार करता हूं, तो हे ब्राह्मण, ये तुम्हारा ही हुआ ना। याद रखें कि दूसरों को इंप्रेस करने या बदले में कुछ पाने के लालच में काम मत करो, बल्कि अपने लिए करो। इसीलिए करो क्योंकि वो काम आपको खुशी देता है। इससे अगर लोग नाराज होते हैं तो होने दो। जो चीज मायने रखती है वो ये है कि आप इसे खुद के लिए कर रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर है नेवर रिटायर। ओकिनावा जापान में लोग 100 साल से भी ज्यादा साल तक जिंदा रहते हैं। वे आम अमेरिकन्स के मुकाबले 7 साल ज्यादा जीते हैं। साथ ही वो ज्यादा हेल्दी और ज्यादा एक्टिव भी होते हैं। ओकिनावा के 96 साल के फॉर्मर बॉक्सिंग चैंपियन ने 30 साल के एक बॉक्सर को हरा दिया था। 105 साल के दद्दू ने फ्लाई स्टावर यानी कि मच्छर मारने वाले डिवाइस से एक जहरीले सांप को मार दिया था। ओकिनावा में दुनिया के किसी और जगह के मुकाबले 100 साल के लोग रहते हैं। रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि ओकिनावा के लोग छोटी प्लेट में खाना खाते हैं और जब उनका पेट 80% भर जाता है तो वो खाना बंद कर देते हैं। ओकिनावा के लोग बचपन से ही साथ पले बड़े होते हैं और बूढ़े होने तक दोस्ती निभाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह थी कि वो कभी रिटायर नहीं होते। ओकिनावा के लोग रिटायर होना क्या होता है ये जानते ही नहीं हैं। वो तो इकिगाई शब्द में यकीन रखते हैं,
जिसका मतलब वो कारण जिसके चलते आप रोज सुबह उठते हैं। जैसे ओकिनावा में 102 साल के कराटे के मास्टर हैं, उनका इकिगाई है मार्शल आर्ट सिखाना। वहां के 100 साल के एक मछुआरे ने कहा कि उनका इकिगाई है अपने परिवार के लिए पैसे कमाना। 102 साल की एक औरत ने कहा कि उनका इकिगाई है अपने पड़पोते के बच्चे को गले से लगाना। इससे हमारे मन में एक सवाल उठता है, रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट कहां से शुरू हुआ? काम करना हमें एक पर्पस, एक डायरेक्शन और अपनेपन की फीलिंग देता है। रिटायरमेंट हमें काम से बाहर खींचता है और अचानक आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। आपको पता नहीं होता कि अब आगे कहां जाना है। रिटायरमेंट का आइडिया 1889 में जर्मन्स के मन में आया था। यह आइडिया था कि 65 साल और उससे बड़ी उम्र के लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए ताकि कम उम्र के लोगों को काम करने का मौका मिल सके। जल्द ही बाकी देशों ने भी यह सिस्टम अपना लिया, लेकिन 1889 के जर्मनी और आज की दुनिया में बड़ा फर्क है। 1889 में लोगों की एवरेज उम्र 67 होती थी। यह माना जाता था कि लोग रिटायर होने के 2 साल बाद मर जाते हैं, लेकिन 1889 से अब तक मेडिसिन की फील्ड में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब लोग 67 से ज्यादा उम्र तक जीते हैं। तो इससे हम 3 नतीजों पर पहुंचते हैं। 1, रिटायरमेंट एक नया कॉन्सेप्ट है। 1889 के पहले तक इस शब्द का नामो निशान तक नहीं था। 2, रिटायरमेंट एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ओकिनावा और ईस्ट में बाकी जगहों पर बड़ी उम्र के लोग अपने परिवार और सोसाइटी में अपना योगदान देते रहते हैं। वहां रिटायरमेंट को नेगेटिव नजरिए से देखा जाता है। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है कि हमें खाली बैठना अच्छा लगता है। साथ ही ये बात भी सच नहीं है कि हम बिना कमाए सालों तक जिंदगी गुजार सकते हैं, और ना ही हम सालों साल बूढ़े लोगों का खर्च उठाने की ताकत रखते हैं। जेम्स वॉटसन डीएनए स्ट्रक्चर के को डिस्कवरर और नोबेल प्राइज विनर हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि कभी रिटायर मत होना। ब्रेन को एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वरना यह बर्बाद हो जाता है। बिल सफायर 32 सालों से न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कॉलमनिस्ट रहे हैं। जब वो 75 के हुए तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, लेकिन बाद में बिल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बन गए। अपने लास्ट आर्टिकल में बिल ने लिखा था कि हमें हमेशा कुछ न कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। कभी रिटायर मत होना और करियर चेंज करते रहना। अगर आप कुछ नया सीखेंगे तो यह आपके न्यूरॉन्स को एक्टिव रखेगा। ओकिनावा के लोग आज पूरी दुनिया में ज्यादा लंबा जीवन जी रहे हैं। पिछली सेंचुरी में यूएस में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 47 साल से बढ़कर 77 साल हो गई है। दिल की बीमारी, स्ट्रोक और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में इंप्रूवमेंट हो रहा है। आज हमारी बॉडी ज्यादा हेल्दी है, इसीलिए हमें अपने माइंड को नरिश करते रहना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट है जिसमें वर्क से जुड़े हुए 4S हैं। ये उन फायदों के बारे में बताते हैं जो हमें काम करने से मिलते हैं। वो 4S हैं सोशल, स्ट्रक्चर, स्टिमुलेशन एंड स्टोरी। चलिए उनके बारे में एक एक करके समझते हैं। हमारे पूर्वज कबीले या झुंड में रहकर और एक दूसरे पर भरोसा करने की वजह से ही जिंदा रह पाए थे। उन्हें दूसरों की चिंता थी, इसलिए दूसरे भी उनकी चिंता करते थे। जिंदा रहने के लिए सोशल होना इंपॉर्टेंट होता है। आज सोशल कनेक्शन हमारी खुशी का एक बड़ा फैक्टर बन गया है। डैनियल गिलबर्ट स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस नाम की बुक के ऑथर हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी इंसान की खुशी के बारे में प्रेडिक्ट करना चाहता हूं और मैं उनके बारे में सिर्फ एक फैक्ट जान सकता हूं, तो मैं उनसे उनकी इनकम, हेल्थ, जेंडर या रिलीजन के बारे में नहीं पूछूंगा, बल्कि मैं उस इंसान के उसकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रिश्ते कैसे हैं इस बारे में पूछूंगा। आप देख सकते हैं कि कैसे काम की वजह से हमें डेली लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। हम घर से बाहर जाते हैं, अपने कलीग्स के साथ लंच करते हैं या कॉफी पीते हैं, मीटिंग्स वगैरह करते हैं। अपने कलीग्स, मैनेजर्स और कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करना हमें डेली खुशी देता है। सोशल इंटरेक्शन के अलावा काम हमें स्ट्रक्चर भी देता है। हम सबके पास हफ्ते में 168 यानी कि 168 आवर्स होते हैं। आमतौर पर हम 56 घंटे सोने में और 56 घंटे काम में और लास्ट के 56 घंटे अपने फैमिली, फ्रेंड्स, हॉबीज या इंटरेस्ट में बिताते हैं। अगर आप काम पर जाते हैं तो आपको पता होता है कि आपको पहले और दूसरे 56 घंटों में क्या क्या करना है। इसमें आप काम करते हैं और सोते हैं, फिर आपको अपने काम से पैसे मिलते हैं,
जिसे आप अपने तीसरे 56 घंटों में आने वाली चीजों पर खर्च करते हैं। जैसे आप अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर, फैमिली के साथ डिनर पर, कॉफी खरीदने या मूवी देखने पर खर्च करते हैं। मान लो आप काम पर नहीं जाते हो तो आपके पास इतना फ्री टाइम होगा कि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा और आप बोर हो जाएंगे। यही रिटायर होने पर होता है। इसके अलावा काम आपको स्टिमुलेशन देता है। अपने ब्रेन को एक्सरसाइज कराना जरूरी होता है ताकि ये शार्प और तेज रहे। ब्रेन एक्सरसाइज के अलावा काम की वजह से आपको डेली कई छोटी छोटी चीजें करने का एक्सपोजर भी मिलता है जो आपको खुशी देता है। जैसे जब आपके बॉस आपको थैंक यू बोलते हैं, जब मीटिंग जल्दी खत्म हो जाती है या जब पेंट्री में फ्री केक मिलता है। हम अपने कलीग्स को हायर नहीं करते, ना ही उन्हें पे करते हैं, फिर भी हम उनसे काफी कुछ सीखते हैं क्योंकि वो सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन अगर आप रिटायर हो जाएंगे तो आप स्टिमुलेशन के इस मौके से हाथ धो बैठेंगे। लास्ट में वर्क हमें एक ग्रेट स्टोरी का फायदा देता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोर पर्पस क्या है, आपकी कंपनी क्या करती है। जैसे फेसबुक इस दुनिया को और कनेक्टेड बनाता है, गूगल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, रेड क्रॉस का मकसद है इंसान के दुख दर्द को कम करना। काम हमें एक बड़े मकसद का हिस्सा बनने का मौका देता है। आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, आपका एक पर्पस है जो है दूसरों की लाइफ को पॉजिटिव तरह से इंपैक्ट करना। सोचिए कि आपने सालों साल काम किया और एक दिन रिटायर हो गए। क्या आपको लगता है कि आप रिटायर होकर खुश रह पाएंगे? कई लोग इस दिन का इंतजार करते हैं, वो पैसे बचाते हैं और अपना वेकेशन प्लान करते हैं। सोचिए कि आप रोज सुबह उठते हैं और आपके पास काम करने के लिए कुछ नहीं होता है। आपके पास बिस्तर से उठने का कोई कारण या बहाना नहीं होता। सोचिए कि आपके पास इतना सारा फ्री टाइम है और आप एकदम बोर महसूस करने लगते हैं। तो इसीलिए हमेशा सीखते रहो, ग्रो करते रहो और काम करते रहो। आपको कभी रिटायर नहीं होना चाहिए। अपनी बॉडी और माइंड को हेल्दी रखो और एक लंबा खुशहाल जीवन एंजॉय करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करो। नेक्स्ट चैप्टर है ओवर वैल्यू यू। क्या आपको अपने उन फ्रेंड्स को देखकर इनसिक्योर फील होता है जो टॉप यूनिवर्सिटीज में गए हैं या जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है? क्या आप हाई पेइंग जॉब और सक्सेसफुल करियर वाले लोगों को देखकर जलते हैं? आप कहीं ये तो नहीं सोचते कि काश मैं डॉक्टर, लॉयर या स्टॉक ब्रोकर होता या रियल एस्टेट एजेंट होता? अगर ऐसा है तो ये चैप्टर आपके लिए है। हार्वर्ड से एमबीए करने वाले की एवरेज एनुअल सैलरी $100,020 होती है, जबकि एक एवरेज अमेरिकन की एनुअल सैलरी $24,000 होती है। इसीलिए हार्वर्ड एमबीए ग्रेजुएट एक एवरेज अमेरिकन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा कमाता है। इस बुक के ऑथर नील पसरीचा ने भी हार्वर्ड से ही एमबीए किया है। वो और उनके क्लासमेट्स अपने अपने रास्ते चले गए। मार्क एक हाई एंड कंसल्टिंग फर्म में काम करते हैं। उन्हें कई कई घंटे काम करना पड़ता है और वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लाइट में ट्रैवल करते रहते हैं। ज्यादातर कंसल्टेंट्स रिटायर होने तक हर मंडे काम के लिए फ्लाइट लेते हैं और हर थर्सडे वापस घर लौटते हैं। क्रिस वॉशिंगटन डीसी के एक बड़े स्कूल में असिस्टेंट प्रिंसिपल हैं। वो सुबह 7 बजे काम पर जाते हैं और रात 9 बजे तक घर लौटते हैं। क्रिस पूरी नींद लेते हैं, लेकिन इसके अलावा उनके पास किसी और चीज के लिए टाइम नहीं होता। रॉयन वॉल स्ट्रीट के एक प्राइवेट इक्विटी के लिए काम करते हैं। उनका वर्क शेड्यूल सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक रहता है, जिसमें सैटरडे और संडे भी शामिल हैं। सोनिया सिलिकॉन वैली की एक टेक फर्म में काम करती हैं। उन्हें अपनी जॉब में फ्री मील, फ्री ड्राई क्लीनिंग और इंडोर गेम्स की फैसिलिटी मिलती है। सोनिया को अपना काम पसंद है, लेकिन वो हफ्ते में 80 घंटे काम करती है। अब मान लो कि हमारे पास हर हफ्ते सिर्फ 168 घंटे हों। अगर आप 56 घंटे सोने में और 80 घंटे काम करने में बिता देते हैं, तो आपके पास फैमिली, फ्रेंड्स या अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट के लिए टाइम कहाँ है? हम इसी तरह सक्सेस को मेजर करते हैं। हम उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जिनकी हाई सैलरी और हाई पेइंग जॉब्स होती हैं। लेकिन अगर आप इस बारे में सोचो तो क्या वो वाकई में इतना कमाते हैं? चलिए एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर, एक रिटेल असिस्टेंट मैनेजर और एक हार्वर्ड एमबीए ग्रेजुएट की एनुअल सैलरी को कंपेयर करते हैं। एक टीचर साल का $45,000 कमाता है,
उसे साल में 12 हफ्ते की वेकेशन मिलती है, उसे साल में 1600 घंटे काम करना पड़ता है और वो हर घंटे $28 कमाता है। एक मैनेजर हर साल $70,000 कमाता है, उसे साल में 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, वो साल में 2500 घंटे यानी कि 2500 आवर्स काम करता है और हर घंटे $28 कमाता है। जबकि एक हार्वर्ड MBA ग्रेजुएट साल का $120,000 कमाता है, उसे 2 हफ्ते की वेकेशन मिलती है, वो साल में 4250 घंटे काम करता है और हर घंटा $28 कमाता है। इन तीनों में ये सबसे ज्यादा सैलरी कमाता है, लेकिन इसे ज्यादा घंटे काम भी करना पड़ता है। इससे ये बात पता चली कि एक टीचर, एक मैनेजर और एक हार्वर्ड MBA ग्रेजुएट तीनों हर घंटे का $28 कमाते हैं। हार्वर्ड MBA ग्रेजुएट अक्सर शाम के वक्त या वीकेंड्स पर भी किसी होटल रूम या घर पर काम करता है, इसीलिए उसे रेस्ट करने या वेकेशन पर घर जाने का मुश्किल से टाइम मिलता है। क्या आप भी ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे? तो इसका उपाय यह है कि खुद को ओवर वैल्यू किया जाए। जो काम या एक्टिविटी आपको खुश करते हैं उन्हें करने में ज्यादा टाइम बिताइए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप काम करना ही छोड़ दें और पूरी जिंदगी यूं ही खाली बैठे रहें। इसका मतलब यह है कि अपना टाइम कैसे बिताना है इस बारे में अवेयर होना। आज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल है। इसका 1/3 हिस्सा आप सोने में गुजारते हैं, इसलिए आपके पास केवल 4 लाख वेकिंग आवर्स होते हैं, यानी जब आप जागे हुए होते हैं। इस लिमिटेड टाइम में आप क्या करेंगे? खुद को ओवर वैल्यू करो ताकि आपका ज्यादातर वेकिंग आवर्स उन कामों में खर्च हो जिन्हें करना आपको पसंद है। अपनी सक्सेस का डेफिनेशन खुद लिखें। नेक्स्ट चैप्टर है बी यू। इंसान को खुशी तब मिलती है जब वो जैसा है उसे वैसा ही पसंद किया जाए। आप जो होने का दिखावा करते हैं उसके लिए पसंद किया जाना आपके लिए सिर्फ दुख की वजह बनेगा। आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता खुद के साथ होता है। खुद को प्यार करने का सबसे बेस्ट तरीका है खुद के प्रति सच्चा रहना। रूजवेल्ट रोजी ग्रियर 1960 के जाने माने NFL प्रो बॉलर थे। रोजी की हाइट 6 फुट 5 इंच और वेट 300 पाउंड था। वो इतिहास के सबसे बेस्ट डिफेंसिव टैकल थे। एक ग्रेट फुटबॉल प्लेयर होने के अलावा रोजी एक सच्चे इंसान थे। जब वो स्पोर्ट्स से रिटायर हुए तो एक बॉडीगार्ड, एक एक्टर और एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट बने। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि उन्हें नीडल पॉइंट या कढ़ाई बुनाई करना पसंद था। रोजी कहते थे कि सिलाई करना उन्हें सुकून देता है, उन्हें अपने डर से निजात दिलाने में मदद करता है और इस वजह से वो औरतों में और ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। यहां तक कि उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका टाइटल था रोजी ग्रियर्स नीडल पॉइंट फॉर मैन। ये बुक आज भी बिकती है और इसे 5 स्टार रिव्यू मिला है। जरा सोचिए, रोजी एक लंबे तगड़े फेमस एथलीट थे, फिर भी वो बड़े गर्व से कहते हैं कि उन्हें सिलाई बुनाई करना पसंद है और इस पर उन्होंने एक बुक भी लिखी। रोजी जैसे थे उन्हें खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं आती थी। यही सच्चा होने यानी आप जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करना और अपने दिल की सुनना की ताकत है। एलिस इन वंडरलैंड में मैड हैटर पूछता है, क्या मैं पागल हो गया हूं? तो एलिस जवाब देती है कि मुझे भी इस बात का डर है कि तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूं, सारे अच्छे लोग पागल ही होते हैं। इसका मतलब है कि आप जो हैं उसी में खुश और शांति से रहना, यही वो चीज है जो आपको स्पेशल बनाती है। अपनी सभी कमियों, डर और पैशन के साथ खुद से प्यार करें। अगर आप थोड़े अजीब हैं तो भी खुद को एक्सेप्ट करें। बेशक ये इजी नहीं होगा, लेकिन यही वो तरीका है जो आपको सब कुछ दे सकता है। इस बुक के ऑथर नील पसरीचा ने कई सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स और प्रोफेशनल स्पीकर से बात की। उनमें से ज्यादातर लोग वो बनने की कोशिश करते हैं जो वो होते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि जितनी हाई सैलरी वो लेते हैं उसके बदले ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंदर से ऐसे लोग नाखुश होते हैं और वो धीरे धीरे भूलने लगते हैं कि उनकी रियलिटी क्या है। हमें गांधी जी से एक चीज जरूर सीखनी चाहिए। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था, फिर भी उनके पास सब कुछ था। गांधी जी ने एक बार कहा था कि
खुशी उसे कहते हैं जब आपके थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन एक जैसे होते हैं। ऐसे 3 सिंपल टेस्ट हैं जो आपको अपना रियल सेल्फ ढूंढने में मदद कर सकते हैं। ये टेस्ट हैं सैटरडे मॉर्निंग टेस्ट, बेंच टेस्ट और 5 पीपल टेस्ट। चलिए उन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप सैटरडे सुबह क्या करते हैं? हो सकता है कि उस दौरान आपके पास कोई काम ना हो, तो इस दौरान आप अपनी हॉबीज या इंटरेस्ट पूरे कर सकते हैं। यही वो चीज है जो शायद आप अपना इकिगाई करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमसे अक्सर ये पूछा जाता है कि तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो। इस सवाल का जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी का सिर्फ एक ही पर्पस कैसे हो सकता है। इकिगाई इससे अलग होता है। आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये वो कारण होता है जिसकी वजह से आप रोज सुबह जागना चाहते हैं। आपका इकिगाई टाइम टाइम पर चेंज हो सकता है। तो अब बताइए कि आप सैटरडे मॉर्निंग क्या करते हैं? क्या आप जिम जाते हैं, योगा सिखाते हैं, गिटार बजाते हैं या बेक करना सीखते हैं? सैटरडे मॉर्निंग टेस्ट आपको अपने रियल सेल्फ को डिस्कवर करने और अपने पर्सनल लाइफ और करियर को और भी रिच बनाने का मौका देता है। नेक्स्ट है बेंच टेस्ट। बेंच टेस्ट का मतलब है खुद को एक नए सिचुएशन में डालना और उस सिचुएशन के प्रति खुद का रिएक्शन ऑब्जर्व करना। जैसे आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी चाहिए। इसके लिए आप कैंपस के बेंच पर कुछ देर बैठकर स्टूडेंट्स की बातचीत को सुन सकते हो। एक और एग्जाम्पल है, जब आप किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो जॉब इंटरव्यू के बाद आप ऑफिस टूर के लिए बोल सकते हो। नया घर ढूंढते वक्त आप साइडवॉक टेस्ट भी ले सकते हो। ये टेस्ट करने से ये पक्का हो जाएगा कि आपका डिसीजन आपके रियल सेल्फ के हिसाब से है या नहीं। 5 पीपल टेस्ट का मतलब है जिन लोगों के साथ आप टाइम बिताते हो उनके जरिए अपने ऑथेंटिक यानी कि रियल सेल्फ को ढूंढना। या आपके सबसे 5 करीबी कलीग्स या 5 करीबी फ्रेंड्स हो सकते हैं। एक आर्टिकल है द पावर ऑफ 5 स्टेट्स, जिसमें कहा गया है कि आप अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज हैं। आप उनके लुक्स, इंटेलिजेंस, पॉजिटिविटी, एम्बिशन का एवरेज हैं। जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं उन पर एक नजर डालें और सोचें कि आप उनमें से एक एवरेज हैं। यह आपको अपना ऑथेंटिक सेल्फ ढूंढने में हेल्प करेगा। ब्रॉनी वेयर बेस्ट सेलिंग बुक द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग के ऑथर हैं। ब्रॉनी एक नर्स थी जो उन पेशेंट्स की देखभाल किया करती थी जो अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते थे। ब्रॉनी ने देखा कि जो लोग मौत के करीब होते हैं उन्हें 5 तरह का कॉमन पछतावा होता है। उनकी ये ख्वाहिश नहीं होती कि काश हमारे पास ज्यादा पैसा होता या ज्यादा बड़ा घर होता या हम और महंगे वेकेशन पर जाते, बल्कि उनका नंबर 1 पछतावा होता है कि काश मैंने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी होती, ना कि दूसरों की मर्जी से। अफसोस नंबर 2, काश मैंने पूरी जिंदगी इतनी भागदौड़ न की होती। अफसोस नंबर 3, काश मैंने अपने दिल की बात बोलने की हिम्मत दिखाई होती। अफसोस नंबर 4, काश मैंने अपने दोस्तों के साथ कुछ और वक्त बिताया होता। अफसोस नंबर 5, काश मैंने कभी अपनी खुशियों का भी ख्याल रखा होता। जब आप इस बारे में सोचेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये 5 अफसोस आपको भी हो सकते हैं। अगर आप ऑथेंटिक बनने की कोशिश करेंगे तो दूसरों को अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का मौका नहीं देंगे। आप जो चीज इंपॉर्टेंट है उसे प्रायोरिटी देंगे और वही कहेंगे जो आपको फील होता है। आप दोस्तों के साथ टाइम बिताने से पीछे नहीं हटेंगे और वही करेंगे जो आपको खुशी देता है। ब्रॉनी ने लिखा है कि उनके पेशेंट्स दूसरों को खुश करने के चक्कर में एवरेज लाइफ जी रहे थे, जिनके कारण उनकी जिंदगी में खुशी का कहीं नामो निशान नहीं था और उन्हें कई तरह की बीमारियों ने घेर रखा था। क्या आप उनकी तरह बनना चाहेंगे? क्या आप भी मरते समय पछताना चाहते हैं? याद रखिएगा कि खुश रहना एक चॉइस है। इम्परफेक्ट और अजीब बनने में कोई बुराई नहीं है। आप जैसे हैं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करें और प्यार करें। और अब मोड़ है कंक्लूजन का, यानी अभी तक जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े उनके की पॉइंट्स को हम यहां पर रिवाइज करेंगे। तो आपने समझा कि हैप्पीनेस इक्वेशन है want nothing plus do anything is equal to have everything।
अगर आप संतुष्ट हैं और अपने काम से प्यार करते हैं तो आपको लगेगा कि आपके पास सब कुछ है। आपने ऑथर से हैप्पीनेस के कई सीक्रेट्स भी सीखे हैं, जो है सबसे पहले खुद खुश रहो, कभी रिटायर मत हो, खुद को ओवर वैल्यू करो और जैसे हो वैसे रहो। आपने हैप्पीनेस के कुछ और सीक्रेट्स भी जाने, जैसे इस बात को याद रखें कि आप जिंदा हैं और ये एक लॉटरी है। यूनिवर्स में हजारों गैलेक्सीज हैं और हम खुशनसीब हैं कि ऐसी ही एक गैलेक्सी में हम भी रहते हैं। आपके पास वो एक चीज है जो किसी बिलियनियर के पास भी नहीं होगी, और वो चीज है इनफ, यानी काफी है होने की फीलिंग। ज्यादा लालच करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई आपसे फिर भी अमीर होगा। जो आपके पास है, अगर आप उसमें सेटिस्फाइड हैं तो आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। स्पेस क्रिएट करें। खुश रहने वाले लोग जानते हैं कि अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच कैसे बैलेंस बनाकर चलना है। वो रेस्ट करने, बुक पढ़ने और सोचने के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। जब वो रेस्ट करते हैं तभी अक्सर उन्हें अपनी प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन मिलता है। खराब डिसीजन लेने से बचने का एक तरीका है कि आप डेली कम डिसीजन लेने की कोशिश करो, बस कर दो। लोग आमतौर पर अपने काम करने के लिए ये पैटर्न फॉलो करते हैं, कर सकता हूं, करना चाहता हूं, करता हूं। उन्हें लगता है कि वो इसे पहले कर सकते हैं, फिर उन्हें लगता है कि वो एक्शन लेने के पहले ये करना चाहते हैं। लेकिन अपने डर को कंट्रोल करने के लिए आपको पहले एक्शन लेना होगा। बस करो, चाहे आपके दिल में कितने ही डाउट क्यों ना हो। फिर आपको यकीन हो जाएगा कि आप ये कर सकते हैं और फिर से करना चाहते हैं। तो देखा आपने क्या फर्क है? ये वो लेसन्स हैं जो नील पसरीचा अपने स्पीच और दुनिया भर के एग्जीक्यूटिव्स, एंटरप्रेन्योर और लीडर्स के साथ अपने सेशन में शेयर करते हैं। कुछ नहीं चाहने का मतलब है संतुष्ट रहना, कुछ भी करने का मतलब है आजादी, और सब कुछ होने का मतलब है हैप्पीनेस। अब आप डेली खुश रहने के सीक्रेट्स जान गए हैं, तो जो भी आपने सीखा है उसे अप्लाई करें और अपनी जिंदगी को पूरी तरह और भरपूर जिएं। इसी मोड पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है, मगर बहुत सारे सवालों के जवाब दे जाती है। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आप ढूंढ रहे थे। टाइम टू टाइम कुछ सवाल हमारे सामने जिंदगी में आकर खड़े हो जाते हैं। आप यूनिवर्स से डिमांड करते हैं और यूनिवर्स एंड ऑलमाइटी दोनों ही आपकी सुनते हैं। तो ये जवाब आपके पास है। उम्मीद करता हूं कि ये समरी आपको बेहद पसंद आई होगी। किस पॉइंट पर आप सबसे पहले अमल करने वाले हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी लेकर हम आपके बीच में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल